दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फेथफुल फ्रेंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फेथफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वफादार, वफादार दोस्त। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was a small village named दौलतपुर at the end of the forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर was या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का इस्तेमाल किए। तो इसका क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए। और दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, जब सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों की शुरुआत देयर से होगी तो देयर का वहाँ पर कोई भी अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। देयर वॉज ए स्मॉल विलेज नेम्ड दौलतपुर। एक दौलतपुर नाम का छोटा गांव था। एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के अंत में, जंगल के किनारे पर है, जंगल के अंत में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देयर वॉज ए स्मॉल विलेज नेम्ड दौलतपुर एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट। क्या अर्थ हुआ कि जंगल के आखिरी में एक छोटा सा दौलतपुर नामक गांव था। इट कंसिस्टेड ऑफ 10 टेम्परेरी हट्स। और दोस्तों, कंसिस्ट का मतलब होता है कुछ होना, किसी चीज़ के अंदर कुछ होना। इट कंसिस्टेड ऑफ 10 टेम्परेरी हट्स। हट मतलब झुग्गियाँ, झोपड़ी, और ये प्लूरल नाउन है। इसके अंदर 10 अस्थायी झोपड़ियाँ थीं। इन वन ऑफ देम, उनमें से एक में लिव्ड रामू, रामू रहता था। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। इन वन ऑफ देम लिव्ड रामू विद हिज पेरेंट्स। इनमें से एक में रामू अपने माता पिता के साथ रहता था। ही वॉज 10 और 12 ईयर्स ओल्ड। और दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ही वॉज 10 और 20 ईयर्स ओल्ड। वह 10 या 12 साल का था। रामू वॉज अ क्यूट किड। रामू एक सुंदर, एक प्यारा बच्चा था। दे हैड अ फील्ड राइट बिहाइंड देयर हट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं पास्ट में किसी के पास खुद था, तो ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और ये एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। दे हैड अ फील्ड। फील्ड का मतलब खेत। उनका एक खेत था। राइट बिहाइंड देयर हट, ठीक उनके झोंपड़ी के पीछे। उनका एक, बिहाइंड मतलब पीछे। क्या अर्थ हुआ कि ठीक उनकी झोंपड़ी के पीछे उनका एक खेत था। हिज फादर वर्कड इन द फील्ड ऑल डे लॉन्ग एंड रामू केप्ट हिज कंपनी। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। हिज फादर मतलब उसके पिता, वर्कड इन द फील्ड खेत में काम करते थे, ऑल डे पूरा दिन, ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन, एंड रामू केप्ट हिज कंपनी। और जो रामू था वो उनके साथ रहता था। चलिए आगे देखिए। दे हैड अ डॉग नेम्ड शेरू। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। दे हैड अ डॉग नेम्ड शेरू। उनके पास एक शेरू नामक कुत्ता था। रामू लव्ड हिज डॉग। रामू अपने कुत्ते को प्यार करता था, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। रामू लव्ड हिज डॉग वेरी मच। क्या अर्थ हुआ कि रामू अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता था। शेरू हैड हिज ऑन हिस्ट्री।
और दोस्तों ये भी पास्ट का ही पास्ट पार्टिसिपल का वाक्य है जहाँ पर हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। शेरू हैड हिज ऑन हिस्ट्री, शेरू का अपना खुद का इतिहास था। ऑन ए विंटर नाइट, सर्दियों की एक रात, रामू's फादर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द सिटी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहां वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। यहाँ रामू के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ उसको जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। रामू's फादर का मतलब हुआ रामू के पिता। ऑन ए विंटर नाइट मतलब कि सर्दियों की एक रात, रामू's फादर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द सिटी। रामू के पिता शहर से घर वापस लौट रहे थे, घर वापस आ रहे थे। इट वॉज गेटिंग डार्क, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही है जहाँ पर वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इट वॉज गेटिंग डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरा हो रहा था। ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन कोल्ड। दोस्तों सी ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, और पपी का मतलब होता है पिल्ला, जो कुत्ते का छोटा बच्चा होता है पिल्ला, उसे पिल्ला कहा जाता है, पपी। ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन कोल्ड, उन्होंने एक पिल्ले को शिवर करते हुए देखा। शिवर मतलब कांपना, ठंड में कांपते हुए देखा। स्मॉल किड्स वर टीजिंग द पुअर पपी बाय थ्रोइंग स्टोन्स एंड इट। दोस्तों टीज का मतलब होता है छेड़ना, चिढ़ाना, और जो छोटे बच्चे थे वर टीजिंग द पुअर पपी, वो उस बेचारे पिल्ले को छेड़ रहे थे। बाय कैसे छेड़ रहे थे? बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट इट, मतलब उसके ऊपर पत्थर फेंक कर उसे वो छेड़ रहे थे। दिस एंगर्ड रामू's फादर, और ये जो चीज़, एंगर मतलब गुस्सा दिला देना, क्रोध दिला देना, और इस चीज़ ने रामू के पिता को नाराज कर दिया, क्रोधित कर दिया। आगे देखिए। आउट ऑफ पिटी ही ब्रॉट द पपी होम। दोस्तों आउट ऑफ पिटी का मतलब होता है दया के चलते या दया के कारण, दया के कारण। ही पिटी का मतलब दया होता है, आप इसे नोट कर लीजिए, रहम, दया, इसे पिटी कहा जाता है। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ब्रिंग मतलब होता है लाना, और ये सेकंड फॉर्म है। आउट ऑफ पिटी क्या अर्थ हुआ कि आउट ऑफ पिटी का मतलब हुआ कि दया के चलते या दया के कारण। ही ब्रॉट द पपी होम, वह पिल्ले को घर ले आए। and that puppy became a member of the family and grew into शेरू डॉग। and that puppy became, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। become मतलब बनना, सेकंड फॉर्म became। and that puppy became a member of the family, और वह पिल्ला घर का एक मेंबर बन गया, घर का एक सदस्य बन गया। and grew into शेरू डॉग, और वो एक शेरू कुत्ते के रूप में बड़ा हुआ। चलिए आगे देखिए। रामू हैड ब्रॉट शेरू अप विद ग्रेट केयर। दोस्तों देखिए ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ, और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिंग मतलब मैंने आपको बताया लाना होता है, उसके अलावा ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना। पालने को भी ब्रिंग कहा जाता है लेकिन साथ में अप लगाया जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ब्रिंग मतलब लाना, लेकिन ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी को पालना पोसना, और थर्ड फॉर्म में ब्रॉट अप। तो क्या अर्थ हुआ? रामू हैड ब्रॉट शेरू अप विद ग्रेट केयर। रामू ने शेरू को बहुत केयर के साथ पाला था, उसका पालन पोषण किया था। नाउ अब शेरू वॉज गार्ड ऑफ द हाउस। अब जो शेरू था वो घर का क्या था? गार्ड था, मतलब घर का वो चौकीदार था। समटाइम्स इट वुड गो ऑन ए राउंड, कई बार वो राउंड पर जाता। ऑफ देयर फील्ड, उनके खेत पर। एट नाइट, रात को। आगे देखिए। 1 ईयर वेरी लिटिल रेन फेल ऑन दौलतपुर, और एक साल बहुत थोड़ी जो वर्षा थी, और एक फॉल मतलब गिरना, सेकंड फ्रॉम फेल, बहुत थोड़ी जो वर्षा थी वो दौलतपुर में हुई। इट रिजल्टेड इन पुअर हार्वेस्ट, और इसका क्या परिणाम हुआ? इन पुअर हार्वेस्ट मतलब जो फसल थी वो बहुत ख़राब हुई।
द विलेज वॉज इन ट्रबल, जो गांव था वो क्या था, ट्रबल में था, संकट में था। द फूड ग्रेन्स लास्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, और दोस्तों यहाँ जो लास्ट है, लास्ट का मतलब अंतिम होता है ये ना, उसके अलावा ये एक वर्ब भी है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का चलना, और सेकंड फॉर्म है लास्टेड, और फूड ग्रेन का मतलब होता है खाने के अनाज। द फूड ग्रेन्स लास्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो खाने का अनाज था वो थोड़े ही समय चला। द फूड स्टॉक्स रन आउट, और जो फूड के स्टॉक्स थे, भंडारण थे, वो ख़त्म हो गए। रन आउट मतलब ख़त्म हो जाना, सेकंड फॉर्म रन आउट, जो खाने के भंडार थे वो ख़त्म हो गए। रामूज फादर यूज्ड टू सेल स्पेयर ग्रेन्स टू बाय अदर नीड्स ऑफ द फैमिली। दोस्तों यहाँ यूज टू का प्रयोग किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, और यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, रामूज फादर यूज्ड टू सेल स्पेयर ग्रेन्स, और स्पेयर ग्रेन्स का क्या होता है दोस्तों, स्पेयर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा हो, ज़्यादा हो, उसे स्पेयर कहा जाता है, बची हुई चीज़ को स्पेयर कहा जाता है। जो रामू के पिता थे, यूज्ड टू सेल स्पेयर ग्रेन्स, वो बचे हुए अनाज को बेच दिया करते थे, टू बाय खरीदने के लिए, अदर नीड्स ऑफ द फैमिली। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि रामू के पिता परिवार की ज़रूरत की दूसरी चीज़ों को खरीदने के लिए जो बचे हुए अनाज को बेच दिया करते थे। और दोस्तों ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें, जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो जो अपने लिए जो उनके लिए पर्याप्त होता है उस अनाज को रखते हैं, और जो बाकी जो एक्स्ट्रा होता है उसको बेच देते हैं, जिसकी मदद से वो अपने घर की जो बाकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं। चलिए आगे देखिए। दैट ईयर इट वॉज नॉट पॉसिबल, इस साल वो संभव नहीं था, और वो संभव क्यों नहीं था, क्योंकि जो फसल थी वो बहुत कम हुई थी। आगे देखिए। देन का मतलब फिर, अ डे केम, एक दिन आया, दे हैड नो वुड इवन, मतलब उनके पास लकड़ियां भी नहीं थी। आगे देखिए। रामूज मदर लुक्ड वेरी पेन्ड, जो रामू की माता थी, उसकी जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा दर्द में लग रही थी। यंग रामू कुड नॉट बियर टू वॉच हिज मदर इन ट्रबल, और ये जो यंग मतलब होता है छोटा, जो छोटा रामू था, कुड नॉट बियर का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, सहन करना। जो रामू था वो इस बात को मतलब अपनी माँ को इस संकट में देखना जो था वो बर्दाश्त नहीं कर सका। सो इसलिए ही पिक्ड अप अ स्मॉल एक्स, पिकअप मतलब उठाना, और एक्स मतलब कुल्हाड़ी, उसने एक छोटी कुल्हाड़ी उठाई, एंड वेंट टू द जंगल, और वो जंगल चला गया, टू ब्रिंग सम वुड, थोड़ी लकड़ियाँ लाने के लिए। आगे देखिए। शेरू टू वेंट विद हिम, जो शेरू था वो भी उसके साथ चला गया। इन द जंगल, जंगल में, रामू सॉ आ ड्राइड ब्रांच ऑन ए ट्री, ड्राइड का मतलब सूखी हुई, और दोस्तों यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। क्या अर्थ हुआ, जंगल में रामू सॉ आ ड्राइड ब्रांच ऑन ए ट्री, रामू ने पेड़ पर एक सूखी शाखा को देखा। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, क्लाइम मतलब चढ़ना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट का ही वाक्य है। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया, एंड बिगेन चॉपिंग द ब्रांच, चॉप मतलब काटना, और ये फोर्थ फॉर्म है, और बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, एंड बिगेन चॉपिंग द ब्रांच, और वो ब्रांच को, शाखा को काटने लगा, विद हिज स्मॉल एक्स, अपनी छोटी कुल्हाड़ी से। तो पूरा लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह पेड़ पर चढ़ गया और अपनी छोटी कुल्हाड़ी से शाखा को काटने लगा। शेरू हॉन्ज्ड अंडर अ ट्री, जो शेरू था वो नीचे टिक कर बैठ गया। हॉन्ज का मतलब होता है नीचे आलती पालती मार के बैठ जाना। तो क्या अर्थ होता है, शेरू था वो अंडर द ट्री मतलब एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एंड वॉज्ड हिम एक्स द ब्रांच, एक्स मतलब काटना, और उसने शाखा, उसे देखा कि वो शाखा से मतलब कुल्हाड़ी से उसे शाखा काटते हुए उसने उसको देखा। टोंक टोंक टोंक, द साउंड ऑफ द एक्स स्ट्राइकिंग द ड्राई वुड इकोड, और ये जो आवाज़ थी एक कुल्हाड़ी की, स्ट्राइकिंग द लग रही थी, क्या द ड्राई वुड मतलब जो सूखी लकड़ी थी, इकोड जो गूंज रही थी, थ्रू द जंगल पूरे जंगल में। आगे देखिए। अ फॉक्स हर्ड द साउंड एज शी स्टूड स्टिल, और दोस्तों हियर मतलब होता है सुनना, और ये सेकंड फॉर्म है। और फॉक्स मतलब लोमड़ी, अ फॉक्स हर्ड द साउंड, जो लोमड़ी थी उसने इस आवाज़ को सुना। एज शी स्टूड स्टिल, स्टिल मतलब स्थिर, कि मतलब कि उसने स्थिर होकर इस आवाज़ को सुना। ईयर्स रेज्ड अप, जो उसके कान थे वो खड़े हो गए। शी हैड नॉट ईटन फॉर सम डेज, और दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट का ही वाक्य है जहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ईट मतलब खाना, और ये थर्ड फॉर्म है। शी हैड नॉट ईटन फॉर सम डेज
एंड बैडली नीडेड अ किल टू फिल हर बैली। क्या अर्थ हुआ कि शी हैड नॉट ईटन फॉर सम डेज, उसने कुछ दिनों से नहीं खाया था। एंड बैडली नीडेड अ किल, और उसे बहुत बुरी तरीके से एक शिकार की ज़रूरत थी। टू फिल हर बैली, अपने पेट को भरने के लिए। शी क्रैप्ड टूवर्ड्स, और दोस्तों क्रीप मतलब होता है धीरे धीरे चलना, रेंग कर चलना, और ये सेकंड फॉर्म है। शी क्रैप्ड टूवर्ड्स द कोर सोर्स ऑफ द साउंड, और वह धीरे धीरे रेंग कर, और जो सोर्स ऑफ द साउंड था मतलब जो आवाज़ जहाँ से आ रही थी, तो जो स्रोत था आवाज़ का, उस तरफ वो चली। द फॉक्स सॉ रामू ऑन द ट्री, जो लोमड़ी थी उसने रामू को पेड़ पर देखा। एंड प्लान्ड टू अटैक, और उसने हमला करने का उसने योजना बनाई। प्लान मतलब योजना बनाना, सेकंड में प्लान, उसने हमला करने की योजना बनाई। मीनवाइल शेरू हैड स्मेल्ड द फॉक्स, और इस दौरान जो शेरू था उसने, शेरू हैड स्मेल्ड द फॉक्स, उसने लोमड़ी को सूंघ लिया था। और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट है। इस दौरान शेरू ने लोमड़ी को सूंघ लिया था। एंड स्पॉटेड हर, और उसको देख लिया। द फॉक्स वॉज बिगर दैन शेरू, जो लोमड़ी थी वॉज बिगर दैन शेरू, वो शेरू से बड़ी थी। हु वॉज ओनली अ फ्यू मंथ्स ओल्ड डॉग येट, जो अभी तक सिर्फ कुछ महीनों का ही कुत्ता था। शेरू कुड नॉट फाइट हर, शेरू उससे नहीं लड़ सकता था। बट द फाइट कुड नॉट बी अवॉइडेड, लेकिन जो ये लड़ाई थी उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। बिकॉज, क्योंकि हिज फ्रेंड रामू वॉज इन डेंजर, क्योंकि जो उसका दोस्त रामू था वो खतरे में था। शेरू गॉट रेडी फॉर अ बैटल, और दोस्तों गेट रेडी मतलब तैयार होना, और ये सेकंड फॉर्म है। शेरू गॉट रेडी फॉर अ बैटल, बैटल मतलब युद्ध, जो शेरू था वो इस युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो गया। द फॉक्स टुक अ लीप एट रामू, और जो फॉक्स थी लोमड़ी थी, और दोस्तों ठीक है लीप होता है छलांग मारने के लिए, तैयार होना, उसने रामू पर छलांग लगाने के लिए तैयार हुई। शेरू ऑल्सो लेफ्ट एट द जंपिंग फॉक्स, और जो शेरू था वो भी इस जंपिंग फॉक्स पर मतलब को उछलती हुई लोमड़ी पर उसने भी छलांग लगाई। एंड कॉट हर इन मिड फ्लाइट, और उसने उसको बीच में ही, फ्लाइट विद फ्लाइट मतलब उस उड़ान के दौरान बीच में ही, हवा में ही उसने उसको पकड़ लिया। रामू स्क्रीम्ड, जो रामू था वो चिल्लाया, स्क्रीम मतलब चिल्लाना। ही वॉज स्केयर टू डेथ, और वो ही वॉज स्केयर टू डेथ मतलब वो मरने से डरा हुआ था। मीनवाइल द फॉक्स एंड शेरू फॉट, और इस दौरान जो लोमड़ी थी और जो शेरू था उन्होंने लड़ाई की। द ब्रेव डॉग वॉज बैटलिंग विद ऑल हिज पावर, और ये जो बहादुर कुत्ता था वॉज बैटलिंग विद ऑल हिज पावर, वह अपने पूरी शक्ति से लड़ रहा था। बट इट वॉज स्टिल अ पप, लेकिन वह अभी भी क्या था, एक छोटा सा पिल्ला था। एंड द फॉक्स वॉज फुल ग्रोन, और जो लोमड़ी थी वो फुल ग्रोन थी मतलब पूरी तरह से जवान थी। हंटर मतलब फुल ग्रोन हंटर थी, मतलब वो पूरी तरह से एक बड़ा शिकारी थी। अ वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली जानवर। दैट हैड एक्सपीरियंस्ड ऑफ मैनी बैटल्स, जिसे कई युद्धों का, कई लड़ाइयों का तजुर्बा था, अनुभव था। शी वॉज प्रूविंग टू मच फॉर यंग शेरू, और वो मतलब बहुत शेरू के लिए बहुत ज़्यादा वो बड़ी साबित हो रही थी। हु वॉज गेटिंग वुंडेड, जो जख्मी हो रहा था। चलिए दोस्तों, आज हम इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो स्टोरी है वो थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, तो मैं कोशिश करूँगा इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल दोपहर में लेकर आऊँ। तो दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उसके अलावा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं, और यदि आप अगला पार्ट भी इसका सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।